बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यूसुफ पटेल को कहा कि बम्बई में मेरे दो ही मुखलिस दोस्त हैं, एक तुम हो और दूसरा हाजी मस्तान। मस्तान से मुझे पता चला है कि तुम दोनों में फिर किसी बात पर रंजिश पैदा हो गई है और धंधे में तुम दोनों फिर एक दूसरे को मात देने और जिक पहुंचाने में लगे हुए हो। और हाजी अली की दरगाह पर किए हुए वादे पर तुम दोनों ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सके। धंधे से तुम लोगों ने दौलत इतनी कमा ली है कि अब अगर तुम लोग धंधा छोड़ भी दो तो तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर कहा सकती हैं। मुझे फिक्र है तो सिर्फ यहाँ के मजलूम मुसलमानों की, जो तुम्हारी आपस की चपकलश की वजह से हिंदुओं के हाथों जुल्म की चक्की में पिसने जा रहे हैं। यूसुफ ने मेरी बात खामोशी से सुनी और फिर उसने हाजी के खिलाफ शिकायतों के पटारे खोल दिए। उन दोनों की शिकायतों का लबे लुबाब ये था कि बम्बई बल्कि पूरे भारत में जेर जमीन काम करने वालों का लीडर एक ही हो सकता था। यूसुफ खुद तो वो मुकाम हासिल ना कर सका, मगर उसकी मुखालफत ने हाजी के कदम भी उखेड़ दिए थे। ये दरअसल उस धंधे में मुलव्वस हिंदू गिरोहों और सियासी लीडरों की एक चाल थी कि उन दोनों में गलत फहमियां पैदा करके उनको इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि बाद में उन दोनों कद्दावर शख्सियतों को एक ही झटके में ज़मीन बोस किया जा सके। और अंजाम कार हिंदुओं की साजिश कामयाब रही। हाजी मस्तान ने यह धंधा बिल्कुल छोड़ दिया और इस कदर बुलंदी से गिरने की वजह से सदमा बर्दाश्त ना कर सका और इसी सदमे में वो मर गया। यूसुफ तो पहले ही हिंदुओं के हाथों में खेल रहा था। हाजी के मरने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सारी जमा पूंजी लुटाने के बाद जब यूसुफ रिहा होकर जेल से बाहर आया तो बाद में जल्द ही वो भी जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गया। मैंने यूसुफ से कहा कि मैं फिर कोशिश करूंगा कि तुम दोनों की एक बार मीटिंग करवाऊं और तुम दोनों आपस के गिले शिकवे दूर करके फिर से एक हो सको। मैं इस वक्त तुम्हारे पास अपने एक काम से आया हूँ। मुझे 3 अस्टीन गन्ने, 12 रिवाल्वर और उनकी खासी मिकदार में गोलियां चाहिए। मिशन पूरा करने के बाद ये सारा असलहा तुमको वापस कर दूंगा और अगर मिशन में नाकाम रहा तो ये समझकर माफ़ कर देना कि मरने वालों पर कर्ज का बोझ नहीं छोड़ा करते। यूसुफ ने मेरा हाथ थाम लिया। जज्बात की शिद्दत से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम मरने की बात ना करो, इंशाल्लाह तुम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होगे। तुम्हारी ज़रूरत का सारा असलहा आज शाम 5 बजे तुम्हें मिल जाएगा। शाम 5 बजे अहमद एक टैक्सी में ये असलहा लेकर बम्बई गैरेज से कुछ फासले पर तुमको मिलेगा। मुझसे सिर्फ ये वादा करो कि बम्बई से जाने से पहले मुझे एक बार ज़रूर मिलोगे और अगर कोई माली ज़रूरत दरपेश है तो जितना कहो अभी हाजिर किए देता हूँ। मैंने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और वो अहमद के साथ मुझे बम्बई गैरेज छोड़ने आया और अहमद ने मुझे वो जगह भी दिखा दी जहाँ शाम को उसने मुझसे मिलना था। आपस की चपकलश के बावजूद ये दोनों मुझसे बेहद हलूस से पेश आए थे। मैंने जब हाजी को यूसुफ से अपनी मुलाकात का बताया तो उसने बिल्कुल भी बुरा ना माना, बल्कि कहने लगा कि यूसुफ हमेशा तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। शाम 4:45 बजे मैं अपने साथियों के साथ गैरेज से बाहर आया और उनको हदायत दी। तब वो उस मतलूबा टैक्सी के पास से एक एक करके गुजरते जाते और अपना अपना थैला वसूल करते और वापस गैरेज में आ जाते। मैंने एक अस्टीन गन नंबर 2 और एक जेसीओ को दी और बाकी सबको एक एक रिवाल्वर दिया। अब हम सब मुसल्ला हो गए थे। मिशन के लिए असलहे का हसूल वाला मामला हल हो गया था। अब अगला मरहला गोखले के बंगले में दाखिल होने का था। हमें यह भी ख्याल रखना था कि हम बंगले में उस वक़्त दाखिल हों जब असली गोखले बंगले में मौजूद हो। इसी काम के लिए मैंने कल्पना को मुंतखब किया था। मैंने सब साथियों को कहा कि वो 3-3 की टोली में गैरेज से निकलें, टैक्सी पकड़ें और शिवाजी पार्क के करीब टैक्सी छोड़ दें और वहां पर मौजूद सुरह रंग की कोठी के मोहल्ले वकू का जायजा लें। उस कोठी के अकबी हिस्से पर एक छोटी सी सड़क थी जो आगे जाकर बड़ी सड़क पर खत्म हो जाती थी। उस सड़क पर जाकर अकबी हिस्से को भी देखें और अकबी हिस्से में अंदर जाने वाले छोटे दरवाजों और दीवार को भी देखें कि वो कितनी बुलंद है। अगर उसे फलांग कर अंदर जाना पड़े तो क्या यह मुमकिन हो सकेगा या नहीं। कोठी के चारों तरफ अंदर और बाहर के हिफाजती इंतजामात को भी देखें और ये भी देखें कि कोठी के अंदर दीवार पर बिजली वाली हिफाजती तारें लगी हुई हैं या नहीं। अलगरज हर टोली इस कोठी की मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करे और ये भी देखें कि 2 घंटे में फ्रंट और अकबी दरवाज़ा कितनी बार खुलता और बंद होता है। अंदर जाने और बाहर आने वाली गाड़ियों के नंबर नोट करें और ये भी देखने की कोशिश करें कि गाड़ी की अकबी सीट पर कोई सार से गंजा बालू के बगैर वाला आदमी बैठा है कि नहीं। मैं कल आप लोगों से रिपोर्ट लेने आऊँगा। साथियों को हदायत देकर मैं बाहर आया।
शाम का अंधेरा छा चुका था और बम्बई शहर रोशनियों में जगमगा रहा था। सड़क पर मैंने टैक्सी ली और शिवाजी पार्क की तरफ चल पड़ा। टैक्सी ड्राइवर एक सिख था। पंजाबी बोलने की वजह से हम दोनों फ्री हो गए। मैंने सिख से कहा कि मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। कारोबार में इस कदर शदीद नुकसान हुआ कि सब कुछ बेच कर भी कर्ज से खलासी नहीं हुई, तो कर्ज हाहों से तंग आकर बम्बई चला आया हूँ। सोचा यहाँ कोई काम कर लूँ, मगर पैसा नहीं। इसलिए मैंने गोखले का सुना कि बहुत बड़ा स्मगलर है, तो फैसला किया कि गोखले के गैंग में शामिल हो जाता हूँ और कर्ज भी जल्दी उतर जाएगा। मजीद मैंने सिख से कहा कि हम पंजाबी दलेर होते हैं, सिर्फ दिमागी तौर पर बम्बई वालों का मुकाबला नहीं कर सकते, वरना इन तमाम बातों में हम उनसे बढ़कर हैं। सरदार खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा। जब मैं चुप हुआ तो बोला कि इन स्मगलरों को हमारे जैसे नडर और बेवकूफ़ लोगों की हमेशा तलाश रहती है, और जब तक हम उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होते रहते हैं, ये हमें नाक का बाल बनाए रखते हैं। और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए या अपने नडरपन की वजह से हम पकड़े जाएं, तो ये हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखते। मैं भी आज से 8-9 साल पहले जालंधर से यहाँ अपनी किस्मत आजमाई करने और लाखों में खेलने के लिए आया था, और जल्द ही यहाँ के एक स्मगलरों के गिरोह में शामिल हो गया। स्मगलरों के लीडर की नज़रों में अपना मुकाम बनाने के लिए मैं बिना सोचे खतरनाक कामों में कूदने लग गया। नतीजतन 2 साल पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर मालक का सामान निकालता रहा, लेकिन एक बार पुलिस ने घेरा डालकर माल समेत मुझे पकड़ने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। गोली मेरी टांग में लगी और मैं जख्मी होने की वजह से पकड़ा गया। जख्म खराब होने की वजह से मेरी टांग काट दी गई और 4 साल की सजा काटकर 3 साल पहले जेल से रिहा होकर बाहर आया। बहुत ज्यादा तशद्दुद के बावजूद मैंने अपने गिरोह की निशानदही नहीं की। जब रिहा होकर मैं अपने गिरोह में लीडर के पास गया तो उसने मुझे जलील करके निकाल दिया। थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी बची थी उससे टैक्सी खरीदी और लकड़ी की मसनूई टांग लगवाकर अब टैक्सी चलाता हूँ। अब मेरी ख्वाहिश है कि किसी तरह मैं अपने सरदार से बदला लूँ। गोखले इस फील्ड में नया आदमी है, मगर थोड़े ही अरसे में अपना खासा मुकाम बना चुका है। मेरी ज़ाहरी हालत तो ऐसी नहीं कि उस तक पहुंच सकूं, और ना ही मैं कटी टांग की वजह से उसके किसी काम आ सकता हूं। यहाँ एक औरत है जिसके गोखले से करीबी ताल्लुकात हैं, और वह गोखले को लड़कियां सप्लाई करती है। आपको उस तक पहुंचा देता हूं, आगे आप जाने और आपका काम। मेरे हाँ कहने पर सरदार ने टैक्सी घुमाई और मरीन ड्राइव की एक बिल्डिंग के सामने मुझे उतार दिया और कहा कि उस औरत का नाम मुज़मा है और वह जवानी में फिल्मों में काम करती थी। अगले रोज मैं सुबह 9 बजे बम्बई गैरेज गया और सबको बुलाकर उनसे गोखले के बंगले की रिपोर्ट मांगी। मेरी पहली से हासिल शुदा रिपोर्ट में उन्होंने बस ये इजाफा किया कि बंगले के मेन गेट बिजली की मोटर से खुलते और बंद होते हैं, और बंगले के अंदरूनी जानब चारों तरफ बिजली की नंगी तारें लगी हुई हैं। बंगले की दाहिनी जानब एक स्विमिंग पूल भी है। मेन गेट पर 2 मुसल्ला पहरेदार हैं जो अकबी गेट की भी निगरानी करते हैं। अकबी जानब का दरवाज़ा कैसर ने 2 मरतबा खुलते देखा था। उस दरवाजे से बंगले के मुलाजमीन की आमदोरफ्त होती थी। रजी ने 2 मरतबा डबल स्टोरी बस की दूसरी मंजिल पर बैठकर बंगले का अंदरूनी मंजर देखा था। बंगले के बाहर ज़ाहरी तौर पर कोई निगरानी नहीं थी, और बाहर से अंदर जाने वाले पहले इंटरकॉम पर बात करते थे। मेन गेट मेरे साथियों की मौजूदगी में एक बार भी नहीं खुला था। रजी ने बताया कि 3 एक जैसी स्याह कारों के अलावा अंदर बुलेट प्रूफ जैसी गाड़ियां भी खड़ी थीं। बंगले के गैराज में और न जाने कितनी गाड़ियां होंगी। उन तमाम मालूमात की रोशनी में गोखले तक रसाई नामुमकिन नजर आ रही थी। इस सूरत हाल को देखते हुए मैंने फिलहाल मुज़मा और कल्पना के जरिए गोखले तक पहुंचने के ख्याल और प्लान को मुलतवी कर दिया, क्योंकि उनके जरिए रिसाई के बहुत कम चांस थे। मैंने साथियों को आज का दिन जी भर कर बम्बई की सैर करने की इजाज़त दे दी और साथ कहा कि हमें बहुत जल्द इस मिशन को मुकम्मल करके हिरन घाटा पहुंचना है, क्योंकि स्टीमर आहर कब तक वहां खड़ा हमारा इंतजार करता रहेगा। मेरे जहन में इस मिशन की तकमील के लिए एक बिल्कुल नया खाका उभरा था, और मेरे इस ख्याल के मुताबिक अगर हमारे सारे काम ओके हो गए तो गोखले तक हम लोगों का पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। साथियों से रुखसत होकर मैंने वहीद के साथ जोहो वाले बंगले का रुख किया। हाजी मस्तान तो मेरे इस ख्याल से कभी मुत्तफिक ना होता, इसलिए मैंने वहीद को एतमाद में लेने का फैसला किया। बम्बई में मेरे पहले क़याम और अब के नतीजे में मैं इस फैसले पर पहुंचा था कि वहीद हाजी का काबिल एतमाद और नडर साथी है, और हाजी को मुश्किलात से निकालने के लिए वो किसी भी काम में मेरी हेल्प करने से पीछे नहीं हटेगा।
हाजी अपने तमाम कारिंदों को वहीद के जरिए ही अहकाम भेजता था, इसलिए हाजी के तमाम कारिंदे वहीद की कही हुई बात को बिला चूं चुरां तस्लीम करते और मान लेते थे। जोहो वाले बंगले में पहुंचकर मैंने ड्राइंग रूम में वहीद को अपने साथ सामने सोफे पर बिठाते हुए कहा कि हाजी तुम पर बहुत एतमाद करता है और तुम भी उसके जानिसार साथी हो। हाजी आजकल जिस परेशानी में घिरा हुआ है मुझे उसका बखूबी इल्म है, लेकिन वो मुझे कभी भी इजाज़त नहीं देगा कि मैं उसकी परेशानी रफा करने की कोशिश करूं और अपनी और अपने साथियों की ज़िंदगी खतरे में डालूं। तुम्हारे सिवा मुझे कोई उसका खास एतमाद वाला साथी दिखाई नहीं देता जो इस मामले में मेरी मदद कर सके। तुम बताओ, क्या तुम हाजी के इल्म में लाए बगैर मेरी मदद कर सकते हो? वहीद बोला कि मस्तान सेठ के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं, तो तब भी उसके एहसानात का बदला ना चुका पाऊं। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं मस्तान सेठ से सिर्फ गद्दारी नहीं कर सकता, बाकी हर काम अपने वसाइल से बढ़कर कर सकता हूं और करने के लिए तैयार भी हूं। वहीद के चेहरे से उसके दिली जज्बात अयां थे। उसने जो कुछ कहा था खलूसे दिल से कहा था। मैंने कहा कि वहीद, ये इंतहाई राजदारी का मामला है, वक़्त कम है और काम ज्यादा, और मैं समझता हूँ कि तुम ये काम कर सकते हो। मुझे गोखले को ख़त्म करना है और इसके लिए मुझे कल शाम तक या ज़्यादा से ज़्यादा परसों शाम 4 बजे तक 2 पुलिस जीप, 3 स्याह रंग की हिंदुस्तानी या एम्बेसडर मेक की गाड़ियाँ, 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर और 8 सिपाहियों की मुकम्मल वर्दियाँ, 2 अस्टीन गने और एक ऐसा टेलीफोन जहाँ से मुझे बिल्कुल अलहदगी में फ़ोन करने और फ़ोन कॉल रिसीव करने की सहूलत मुयसर हो सके, और फ़ोन नंबर ऐसा हो जिसे गोखले बिल्कुल भी ना जानता हो। वहीद मेरी बात सुनकर कुछ देर खामोशी से सोचता रहा, फिर बोला कि हमारे पास गाड़ियां तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास 7-8 जीपें हैं और उन पर हाकी रंग करवाकर हम उन पर पुलिस लिखवाकर उन्हें काम में ला सकते हैं। हाजी साहब का तमाम असलहा मेरे असिस्टेंट की तहवील में है और उसे हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पुलिस की सिली सिलाई वर्दियां बाजार से मिल जाती हैं। ये वर्दियां और रैंक के निशान मैं 2 घंटे में खरीद लूंगा। बाकी रहा फ़ोन का मसला, तो वो मेरे घर में है, जिसका मुझे, हाजी साहब और मेरे असिस्टेंट के अलावा किसी को भी उसका नंबर इल्म में नहीं है। मसला सिर्फ 3 स्याहकारों का है। बम्बई में दर्जनों रेंटे कार वाले हैं, उनसे 3 एम्बेसडर कारें मिल सकती हैं, मगर वो ये कारें अपने ड्राइवर समेत देते हैं। मैं ड्राइवर समेत गाड़ियां ले लूंगा और ड्राइवर्स को अपने एक दोस्त के घर ले जाकर उनको चाय में बेहोशी वाली दवा मिलाकर 4-5 घंटों के लिए बेहोश कर दिया जाएगा और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी बदल दी जाएंगी। आप वर्दियों और जूतों का नाप दें ताकि मैं अपने जिम्मे काम का आगाज कर सकूं। मेरे कहने पर वहीद ने गैरेज का नंबर मिलाया, तो मैंने कैसर को कहा कि वो कल्पना के अलावा बाकी सब साथियों के जूतों और पैंट कमीज का नंबर लिख कर रखे। वहीद उससे आकर वसूल कर लेगा। हम दोनों इकट्ठे जोहो के बंगले से निकले। रास्ते में वहीद ने उतरकर टैक्सी पकड़ी और मैं ड्राइवर के साथ मालाबार वाले बंगले में आ गया। इस दौरान मैंने अपने प्लान को आखिरी टच देने के लिए एक बार फिर गौर कर लिया। भारत की मरकजी हुकूमत में एक एएसआई केवल सिंह वजारत हारजा में सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर होकर मशीर हारजा की हैसियत से अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा था। ये सिख तकसीम हिंद से कबल रावलपिंडी में कमिश्नर था और मैंने उसका स्वांग भरकर गोखले तक पहुंचने का प्रोग्राम बनाया था। शाम ढले ही वहीद मालाबार के बंगले पर आया। मैं हाजी के साथ बैठा गपशप लगा रहा था। वहीद ने मुझे इशारा दिया, तो थोड़ी देर बाद ही मैंने हाजी से घूमने फिरने की गरज से इजाज़त ली और वहीद के साथ मरीन ड्राइव की तरफ चल पड़ा। हम हिल टॉप के रेस्टोरेंट में जा बैठे। वहीद ने कहा कि उसने वर्दियों और जूतों के नाप ले लिए हैं, एम्बेसडर गाड़ियों का भी इंतजाम हो गया है और कल 3 बजे वो उन्हें लेकर अपने दोस्त के घर पहुंच जाएगा। 2 जीपों को आज रात हाकी रंग करवा कर पुलिस जीप में बदल दिया जाएगा। सब गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी बदलने का इंतजाम हो गया है और ड्राइवर्स को बेहोश करने के लिए बेहोशी की दवा और क्लोरोफार्म का बंदोबस्त भी कर लिया है। रात को असलहा भी निकलवा लिया जाएगा। वहीद ने मजीद बताया कि उसने यूसुफ के एक खास आदमी से गोखले के ज़ाती फ़ोन नंबर्स भी ले लिए हैं और कल कबल दोपहर उसने अपने बीवी बच्चों को ससुराल जाने का भी कह दिया है, इसलिए कल उसका घर खाली हो जाएगा। हमने जो प्रोग्राम सेट किया उसके मुताबिक मेरे साथी कल दोपहर 2 बजे टैक्सी में वहीद के दोस्त के घर पहुंचेंगे और उन ड्राइवर्स को वहीं बेहोश किया जाएगा। वहीं जीपें भी पहुंच जाएंगी और असलहा भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा। वहीं पर हम सब लोग तैयार होकर
गोखले मुहिम पर रवाना होंगे। ये सब तय करने के बाद हम हिल टॉप रेस्तोरां से बम्बई गैरेज आए। मैंने तमाम साथियों को मिशन की तफसीलात बताकर नंबर 2 और उसके एक साथी की ड्यूटी मेन गेट पर मौजूद पहरेदारों को काबू करने पर लगाई। कैसर ने बतौर मेरे असिस्टेंट मेरे साथ और 3 फौजियों ने हमें और बाकी मुहाफिजों को कवर देने के लिए आसपास रहना था। कैसर के साथियों ने अकबी हिस्से को और रजी ने पहली मंजिल वाले गार्ड्स को कवर करना था। बाकी सब थाइयों के लिए आर्डर था कि वहां पर मौजूद तमाम मुसल्लह लोगों से असलहा छीन लेना था और अगर कोई मुज़ाहमत करे तो उसको गोली मार दी जाए। हमारे पास 4 अस्टीन गनों में एक जेसीओ को, एक नंबर 2 को, एक रजी को और एक कैसर के एक साथी को अकबी हिस्सा में निगरानी के लिए देने का फैसला किया। गोखले के गार्ड्स का असलहा भी मेरे साथियों के काम आ सकता था, लेकिन ये तभी मुमकिन था जब हम एक बार मेन गेट के अंदर दाखिल हो जाएं। मैंने अपने साथियों को 3 बार उनकी तैनाती की जगह समझाकर जहन नशीन करवा दी। मैंने उन्हें कहा कि गोखले के गार्ड्स पर उस वक्त काबू पाया जाए जब जेसीओ उन्हें सिग्नल दे, क्योंकि कबल अज वक्त गोखले इतने बड़े घर में कहीं भी रोपोश हो सकता था या उसका हम शक्ल मेरे सामने आ सकता था। जब असल गोखले मेरे सामने आएगा तो मैं कैसर को, कैसर जेसीओ को और जेसीओ बाकी साथियों को सिग्नल देगा, तब ही वो अपनी कार्रवाई करें। इससे पहले सब उसके गार्ड्स के बिल्कुल करीब रहें और अकबी हिस्से की तरफ भी सिग्नल मिलने के बाद जाएं। साथियों को कल के मिशन की तमाम तफसीलात और हदायत देकर मैं वापस मालाबार के बंगले में चला आया। हाजी 3 दिन से मेरे बंगले से ज्यादा बाहर रहने और औकात को नोट कर रहा था और फिर उसने पूछ ही लिया कि तुम इतना वक्त बाहर कहाँ गुजार रहे हो आजकल, और फिर अक्सर बताए बगैर ही बाहर चले जाते हो। मैंने बात को मजाक में टालते हुए कहा कि तुम्हारे खिलाफ एक साजिश कर रहा हूँ और उसी में दिन का बेशतर हिस्सा बाहर गुजर जाता है। मस्तान कहने लगा कि मेरे खिलाफ साजिश करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास असलहा है और मैं खाली हाथ हूँ, बस एक गोली चलाकर मेरा काम तमाम कर दो। मुझे कम अज़ कम ये तसल्ली तो होगी कि एक बहादुर दोस्त के हाथों में अपनी जान दे रहा हूँ, किसी मक्कार और बुज़दिल दुश्मन के हाथों नहीं। मैंने बढ़कर मस्तान को गले लगा लिया और कहा, बात दरअसल ये है कि मैं 2-3 रोज़ में वापस जाना चाहता हूँ और जाने से पहले इन 2-3 कांटों को समेट लूँ जिनकी चुभन यहाँ के सारे मुसलमान महसूस कर रहे हैं। मेरी बात को तह तक ना समझते हुए हाजी बोला कि तुम मुझे खुलकर क्यों नहीं बताते, ताकि तुम्हारे आदमियों के साथ मेरे आदमी भी भरपूर और एक ताकत बनकर तुम्हारी मदद कर सकें। मैंने फिर बात को टालते हुए कहा कि क्या मैं तुम्हारा आदमी नहीं हूँ? मैं और मेरे तमाम साथी तुम्हारी वजह से यहाँ बेखौफो हतर घूमते फिर रहे हैं। बहरहाल अगर तुम ज्यादा इसरार कर रहे हो तो कल रात मैं तुमको सारी तफसीलात बता दूंगा। अभी इसलिए नहीं कि मैंने इस मिशन को हर सूरत अंजाम देने का तहैया कर लिया है, और अगर तुमने एतराज़ किया तो मैं बड़े मखमसे में पड़ जाऊंगा। उस रात हम काफ़ी देर तक बम्बई में ज़ेर ज़मीन काम करने वालों के मुतल्लिक बातें करते रहे। असल में मैं गोखले के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ये भी एहतियात कर रहा था कि हाजी को मेरे गोखले के मुतल्लिक दिलचस्पी की वजह से मेरे कल के मिशन के मुतल्लिक शक न पड़ जाए।